नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कथेतर गद्य पे थोड़ा सा बातचीत करना चाहता हूं, जिसमें कि आत्मकथा एक विधा है। उस पर बातचीत करूंगा कि किस तरीके से परीक्षाओं में उसे सवाल पूछे जाते हैं। जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत ये विधा आती है। ख़ासतौर से 1990 के बाद आत्मकथा का बड़ा ही विस्तार हुआ है। महिलाओं ने लिखना शुरू कर दिया, दलित साहित्य में लिखना जारी हो गया, आदिवासियों ने भी लिखना शुरू कर दिया। तो हिंदी में जो आत्मकथाएं लिखी गई हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है और सबसे पहले किसने लिखा, फिर हिंदी में किसने लिखा, महिला में सबसे पहले किसने लिखा, तो इन सारी चीज़ों पर बातचीत करते हुए मैं थोड़ा सा की पॉइंट्स पर बातचीत करूँगा। पढ़ने के लिए आप लोगों ने सारा पढ़ लिया होगा क्योंकि अब परीक्षा धीरे धीरे नज़दीक आ गई है। फिर भी मेरे मन में आया कि उन बिंदुओं की तरफ संकेत करना चाहिए जिनको ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है प्रतियोगी छात्रों के लिए। कई आत्मकथाएं जो हैं कई खंडों में हैं और उन खंडों से अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, तो उन्हीं का मैंने एक कलेक्शन किया हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहली जो आत्मकथा लिखी गई थी 1641 ईस्वी में। ठीक है, उस आत्मकथा का नाम है अर्ध कथा, या फिर इसको कई बार अर्ध कथानक भी कई किताबों में लिखा रहता है, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है इसको। ये हिंदी की प्राचीनतम आत्मकथा इसको कहा जाता है और ये ब्रज भाषा में लिखी गई है और पद्यात्मक शैली में लिखी गई है। ठीक है, इसके जो आत्मकथाकार हैं वो हैं बनारसी दास जैन। ठीक है, क्योंकि बनारसी दास नाम से हिंदी साहित्य में ढेर सारे लेखक हुए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है बनारसी दास जैन। हो सकता है ऑप्शन में बनारसी दास चतुर्वेदी का भी नाम आ जाए, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, हिंदी की प्राचीनतम और पहली आत्मकथा है और ईस्वी देख रहे हैं आप 1641 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था या लिखा गया था इसको। फिर सीधे दूसरी जो प्योर रूप से हिंदी में लिखी गई वो 1941 ईस्वी में। ठीक है, आप देख रहे हैं सीधे 300 वर्षों के बाद हिंदी की पहली जो आत्मकथा लिखी गई उसका नाम है मेरी आत्मकहानी। ये इसके जो लेखक हैं उनका नाम है श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, उन्होंने लिखा मेरी आत्मकहानी। आत्मकथा एक ऐसी विधा है जिसको लिखना काफ़ी सरल है, इसमें बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं रहती है, बस ईमानदारी और तटस्थता होनी चाहिए। इसकी ये दोनों खास विशेषताएं हैं। तो आप देखेंगे कि जितने भी दलित लेखक रहे हैं वो किसी दूसरी विधा में नहीं शुरुआत किए। उनको लगा कि पहले अपने बारे में लिखना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि उनके क्या दुख दर्द रहे हैं। तो इसमें काफ़ी लिखना आसान है, लेकिन ईमानदारी से लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो हिंदी में भी लिखा जाना शुरू हो गया था 1641 में जो पहली रचना आई थी, फिर 1941 में मेरी आत्मकहानी। आप देख रहे हैं मेरी आत्मकथा नहीं है बल्कि आत्मकहानी है श्याम सुंदर दास की। ठीक, इसको कहा जाता है हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा। सवाल देखिए डिफरेंट तरीके से आ सकता है परीक्षा में। अगर पूछ देगा कि हिंदी की प्राचीनतम आत्मकथा कौन है, तो ये आ जाएगी अर्धकथा या अर्धकथानक। ठीक है, और अगर आ जाएगा कि हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा कौन है, तो ये बाबू श्याम सुंदर दास की आ जाएगी। अब देख लेते हैं कि प्रथम महिला किसने जो आत्मकथा लिखा, तो 1956 ईस्वी में लिखा था मेरी जीवन यात्रा करके। मेरी जीवन यात्रा नाम से लिखा था जानकी देवी बजाज। ठीक है, इन्होंने लिखा था, जानकी देवी बजाज ने पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने कि आत्मकथा लिखना शुरू किया था। इसके बाद तो ढेर सारी आत्मकथाएं आ गई हैं जो कि स्त्री लेखिकाओं द्वारा लिखी गई हैं। तो आप देख रहे हैं कि तीनों रचनाएं तीन तरीके की, अर्धकथा, ये कथा इसमें लगा हुआ है, इसमें कहानी लगा हुआ है और इसमें जीवन यात्रा। तो कई बार ये भी पूछ सकता है कि ये किस विधा में लिखी गई है, तो ध्यान में रखिए
और जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा करके और भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है। ठीक है, तो कुछ इसमें यात्रा वृत्त आ जाते हैं और कुछ आत्मकथाएं हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ये तो मोटी मोटी बातें थी कि प्रथम के दृष्टिकोण से कौन कौन सवाल बन जाते हैं कई बार। ठीक, अब मैं जिस पे जा रहा हूँ बातचीत करने कि जिनकी जिनकी आत्मकथाएं कई खंडों में हैं, तो कई बार तो खंड पूछ देता है, कई बार उन खंडों में से एक रचना का नाम उठा देगा और पूछ देगा कि किसका है। क्योंकि जब आप आत्मकथा विधा पढ़ेंगे तो उसमें जिनका एक है, वन लाइनर है, उसको तो आप याद कर लेते हैं, लेकिन जिनके कई खंड हैं आत्मकथाओं के, उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उस पर देख लेते हैं। पहले मैं महिलाओं के आत्मकथा पर ही बात कर लेता हूँ, जिसमें कि पहली जो महिला है प्रतिभा अग्रवाल। इन्होंने जो आत्मकथा लिखी है वो 2 खंडों में है। ठीक, कई बार सवाल पूछा जा सकता है कि प्रतिभा अग्रवाल की आत्मकथा कितने खंडों में है, तो 2 खंडों में है। अब वो 2 खंड कौन कौन से हैं? पहली है दस्तक जिंदगी की, दस्तक जिंदगी की। ठीक, दूसरी रचना का नाम है मोड़ जिंदगी का, मोड़ जिंदगी का। तो दोनों रचनाओं में जिंदगी के बारे में ही चर्चा की गई है, दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का। तो ये 2 खंडों में है। इनका जो प्रकाशन क्रमशः हुआ था 1990 और 1996 ईस्वी में। ठीक है, 1990 और 96 में, तो ये 2 खंडों में है। अगली जो रचनाकार हैं उनका नाम है मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा की जो आत्मकथा है वो भी 2 खंडों में है। ठीक है, अब वो 2 खंड में कौन कौन से हैं? पहला है कस्तूरी कुंडल बसै, कस्तूरी कुंडल बसै। ठीक है, एक नाम ये है। दूसरा नाम है गुड़िया भीतर गुड़िया, गुड़िया भीतर गुड़िया। तो कई बार पूछ देता कि कस्तूरी कुंडल बसै किसकी आत्मकथा है, कई बार पूछ देगा कि गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी आत्मकथा है। तो ये दोनों आत्मकथाएं जो हैं, दोनों खंड मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखे गए हैं। इनका जो प्रकाशन है क्रमशः 2002 और 2008 में हुआ है, तो इसको भी ध्यान में रख लीजिए। ठीक, इसी तरीके से अब कुछ पुरुषों ने कुछ ज़्यादा ही खंडों में लिखा है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। जिसमें कि पहला जो नाम आ रहा है वो यशपाल का नाम है। यशपाल की जो आत्मकथा है वो कुल 3 खंडों में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ यशपाल। ठीक, इनकी जो आत्मकथा है वो 3 खंडों में है और उसका जो नाम है सिंहावलोकन, सिंहावलोकन। ठीक, अच्छी बात है कि तीनों खंडों का नाम एक ही है, सिंहावलोकन, यशपाल का। तो जब भी पूछ दे कि खंड कितने खंडों में है, तो इसका आंसर ये होगा। सिंहावलोकन किसकी है? यशपाल के। क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, फिर दूसरे जो आत्मकथाकार हैं उनका नाम है देवेंद्र सत्यार्थी, देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी की जो आत्मकथा है ये 2 खंडों में है। ठीक, और इन दोनों खंडों का नाम अलग अलग है, जिसमें कि पहला है चांद सूरज के वीरन, चांद सूरज के वीरन। ठीक, इसका प्रकाशन हुआ था 1952 ईस्वी में, पहला खंड। दूसरा खंड जो है नील यक्षिणी, नील यक्षिणी, इसका प्रकाशन हुआ सन 1985 ईस्वी में, बहुत लंबे समय के बाद यहाँ पर हो रहा है। तो पूछा जाएगा कि देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा कुल कितने खंडों में है? 2। और हो सकता है कि इन आत्मकथाओं का नाम अलग अलग है, तो कभी एक किसी का पूछ सकता है इसमें, तो ध्यान रखने की बात है। ठीक है, इसी तरीके से अगले जो हैं चतुरसेन शास्त्री, चतुरसेन शास्त्री, इनकी जो आत्मकथा है
ये भी 2 खंडों में है। तो इसमें पहला जो खंड है वो है यादों की परछाइयाँ, यादों की परछाइयाँ, ठीक है। और दूसरा जो खंड है वो है मेरी आत्मकहानी, मेरी आत्मकहानी, ठीक। आप देख रहे हैं कि इसके पहले श्याम सुंदर दास ने लिखा था मेरी आत्मकहानी, और यहाँ पर चतुर सेन शास्त्री की आत्मकथा 2 खंडों में है। पहली तो यादों की परछाइयाँ और दूसरी मेरी आत्मकहानी, इन्होंने भी लिख दिया, ठीक है। तो अब ध्यान में रखने की बात है, कई बार ऑप्शन में इनका भी नाम आ सकता है और उनका भी नाम आ सकता है, ठीक है। अगले जो रचनाकार हैं देवराज उपाध्याय, देवराज उपाध्याय, इनकी भी आत्मकथा 2 खंडों में है। कौन कौन से हैं? बचपन के 2 दिन, ठीक है, बचपन के 2 दिन, बस 2 दिन, ठीक है। और जो दूसरी आत्मकथा है यौवन के द्वार पर, यौवन के द्वार पर, ठीक। इनका प्रकाशन क्रमशः 1958 और 1970 ईस्वी में हुआ था। और जो ऊपर की 2 आत्मकथाओं के बारे में मैंने चर्चा किया था, एक है 1956 का और दूसरा है 1963 का, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि लगातार 2-2 खंड में आत्मकथाएं लिखी गई हैं। इन खंडों का कभी एक का नाम पूछा जा सकता है, कभी किसी का, तो इन्हीं को ध्यान में रखना है आपको। अब चलते हैं जो सबसे फेमस हिंदी में आत्मकथा के लिए जाने जाते हैं और उनसे लगभग परीक्षाओं में सवाल लगातार आते ही रहते हैं, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन ने की जो आत्मकथा है वो कितने खंडों में है, इनसे बहुत सवाल आता है, इसको ध्यान में रखना है। हरिवंश राय बच्चन, इनकी जो आत्मकथा है वो कुल 4 खंडों में है, ठीक, 4 खंडों में है। तो उसमें आप याद रखिए, पहली जो आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक, ये हमेशा पूछा जाता है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक। इसका प्रकाशन हुआ था सन 1969 ईस्वी में। एक कई बार उसमें भी आ जाता है क्रम वाले में, तो ध्यान में रखिए। दूसरा इसका खंड है उसका नाम है नीड़ का निर्माण, नीड़ का निर्माण। तो आप देखेंगे कई बार सिंगल इन लोगों से सवाल पूछा जाता है, क्या भूलूं याद करूं किसका है, नीड़ का निर्माण, फिर, ठीक है, यहाँ पर फिर भी रहेगा, तो इस तरीके से भी आ जाता है। तीसरा जो नीड़ का निर्माण का जो रचनाकाल है 1970, मतलब कि हर साल ये लिख रहे थे, पहला 1969, दूसरा 1970, ठीक है। इसके बाद जो है वो है बसेरे से दूर, बसेरे से दूर, ये थोड़ा टाइम लेकर लिखा है इन्होंने 1978 ईस्वी में। और जो आखिरी है 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक, ठीक, इसका जो प्रकाशन हुआ है ये 1985 ईस्वी में। तो याद रखिए कि हरिवंश राय बच्चन इनकी जो आत्मकथा है 4 खंडों में है और चारों का नाम मैंने बता दिया है। और हो सकता है कि इनका कभी कभी क्रम भी पूछ देता है चारों का, तो ईयर वाइज 1969, 1970, 1978, 1985 तक इन्होंने लगातार आत्मकथा के बारे में लिखा, ठीक। दूसरे जो आत्मकथाकार हैं हंसराज रहबर, ठीक है, हंसराज रहबर, इनकी आत्मकथा को देख लेते हैं। हंसराज रहबर, इनकी जो आत्मकथा है वो 3 खंडों में है और तीनों खंड का एक ही नाम है, मेरे 7 जन्म, मेरे 7 जन्म, ठीक है। ये हंसराज रहबर की आत्मकथा है और 3 खंडों में है। फिर आ जाते हैं रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र, इनकी जो आत्मकथा है ये 5 खंडों में है, ठीक है। ये हरिवंश राय बच्चन से भी आगे निकल गए
और इन्होंने 5 खंडों में अपनी आत्मकथा लिखी है और वो पांचों का नाम अलग अलग है। तो ये काफ़ी चुनौती हो जाती है प्रतियोगी छात्रों के सामने कि कैसे उसको याद करें। तो याद करने की कोशिश करते हैं। पहला है कि जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ। अब इसका सन भी याद करना होगा, कई बार इसको क्रम में पूछ देगा तो दिक्कत होने लगेगी। ये 1984 में ही 1984 में लिखा गया था, ठीक है। फिर दूसरा जो खंड है वो है रोशनी की पगडंडियाँ, रोशनी की पगडंडियाँ, ठीक है। फिर तीसरी जो रचना है एक क्रम से ही बताया जा रहा है, टूटते बनते दिन, टूटते बनते दिन, ठीक है। इसके बाद है उत्तर पथ, उत्तर पथ। और आखिरी जो है वो रचना का नाम है फुर्सत के दिन, फुर्सत के दिन, ठीक है। ये प्रकाशित हुआ था 2000 में। फिर बाद में चलकर रामदरस मिश्र ने इन सबको एक नाम से ही प्रकाशित करवा दिया है, जिसका नाम है समय है सहचर, समय है सहचर, ठीक है। सन 1991 ईस्वी में ये सब हुआ था, ठीक है। तो कई बार इसका भी नाम पूछ लेता है और कई बार इनमें से किसी एक का पूछ लेगा और खंड के बारे में पूछ लेगा। तो इसी चीज़ को याद रखना है आपको। फिर आगे चलते हैं कि कौन कौन आत्मकथाकार हैं जिनकी आत्मकथाओं को गौर से देखने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, ठीक है। क्योंकि आपकी जो तैयारी है वो अपने अंतिम चरणों में चल रही होगी, लेकिन तैयारी एकदम परीक्षा के आखिरी क्षण तक करनी चाहिए। तो उसी क्रम में हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा ने भी आत्मकथा लिखा है जो कि 3 खंडों में है, ठीक है। पहला है मुंडेर पर सूरज, मुंडेर पर सूरज, ठीक। दूसरा है देर सवेर, देर सवेर। और तीसरा है आपस की बातें, आपस की बातें, ठीक। ये 3 खंड हैं। बाद में इन्होंने इन तीनों खंडों को एक नाम से प्रकाशित कर दिया है, जिसका नाम है अपनी धरती अपने लोग। ये भी कई बार अपनी धरती अपने लोग, ठीक है। तो ये इसको भी याद रखिए और इनको भी याद रखिए। फिर नाम आता है कमलेश्वर का। कमलेश्वर जब नई कहानी आप पढ़ेंगे तो उसके अग्रणी कहानीकारों में से एक हैं, ठीक है। और इन्होंने नई कहानी की भूमिका नाम से किताब भी लिखा है, तो ध्यान में रखिए। इन्होंने आत्मकथा लिखा और जो आत्मकथा है वो 3 खंडों में है। पहला जो खंड है जो मैंने जिया, जो मैंने जिया, ये रचना है। फिर इसके बाद है यादों का चिराग, यादों का चिराग, ठीक है। इसके बाद जलती हुई नदी, जलती हुई नदी। तो ये 3 खंडों में है। तो कई बार इसमें से किसी एक का नाम पूछ देगा, ठीक है, तो ध्यान में रखिए। फिर आता है नाम विष्णु प्रभाकर का। विष्णु प्रभाकर ने जो आत्मकथा लिखी है वो भी 3 खंडों में है। तो आप लगातार अगर नोट्स बना रहे होंगे तो एक आपको क्रम दिख रहा होगा, ठीक है। विष्णु प्रभाकर, इनकी जो आत्मकथा है वो 3 खंडों में है। इसको याद करना काफ़ी आसान लगता है। पहला है पंखहीन, पंखहीन। मुक्त गगन में, मुक्त गगन में, ठीक है। पंछी उड़ गया, पंछी उड़ गया।
तो इसको आप कविता की तरह भी याद कर सकते हैं। पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया। ठीक, तो ये किसका है? विष्णु प्रभाकर का है। इसकी अगर रचना काल को याद करें तो ये 1992 में, ये 1997 में, ठीक है, और ये 1999 में लिखा गया है। तो इसके क्रम को भी याद रखिए। फिर आखिरी आज के जो आत्मकथाकार हैं उनका नाम है कन्हैयालाल नंदन। ठीक है, कन्हैयालाल नंदन, जिनकी आत्मकथा 2 खंडों में है। पहला का नाम है एक अंतहीन आकाश, एक अंतहीन तलाश, तलाश। दूसरा है कहाँ कहाँ से गुजरा, कहाँ कहाँ से गुजरा। तो इस तरीके से मैंने उन आत्मकथाओं और आत्मकथाकारों पर नज़र डाली जिन्होंने कई खंडों में आत्मकथाएं लिखी हैं, और उन खंडों को आपको याद रखना है, उनके प्रकाशन वर्ष को याद में रखना है, और अगर उनमें से किसी एक का भी नाम पूछ दे तो भी आपको क्लियर होना चाहिए कि ये किसका है। तो उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है आप सभी को पसंद आया होगा। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए, और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।